नमस्कार। मैं हूँ रूहानी और आपका स्वागत है रूहानी रिश्ते की इस खूबसूरत कहानी की दुनिया में। यहाँ सुनाई जाने वाली हर कहानी मेरी अपनी कल्पना और रचनात्मकता से तैयार की गई है और मेरी अपनी आवाज़ में आप तक पहुँचती है। सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से इनका संबंध नहीं है। अगर मेरी कहानियाँ आपके दिल को छूती हैं तो रूहानी रिश्ते को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और साथ ज़रूर दीजिएगा। पार्ट 1, तुझसे ही मेरी हिफाजत। बिजली के कड़कने की तेज आवाज के साथ पूरा कमरा रोशनी से कौंध उठता है। खिड़की के कांच पर बारिश की बूंदें ऐसे थप्पड़ मार रही थी मानो बाहर कोई बहुत बड़ा तूफान आया हो। 22 साल की निमिषा नीनो फर्श पर घुटनों के बल बैठी है। उसकी आंखों में बेइंतहा खौफ है। उसकी सांसें तेजी से चल रही हैं। उसके हाथों में लाल रंग के धागों और पैचवर्क से बनी एक पुरानी कपड़े की गुड़िया पिंकी है। निमिषा ने उस गुड़िया को अपने सीने से इतनी जोर से चिपका रखा है जैसे अगर वह छूटी तो उसकी जान निकल जाएगी। निमिषा कांपती हुई तोतली और सहमी आवाज में बोली, पिंकी, आंखें बंद कर लो। देखो, देखो मत। वो काला साया फिर से आ जाएगा। खून गिर रहा है पिंकी, देखो मत। अचानक कमरे की बत्ती गुल हो जाती है। दरवाजे के बाहर किसी के भारी जूतों की आहट सुनाई देती है। निमिषा अपनी चीख दबाने के लिए गुड़िया का चेहरा अपने मुंह पर रख लेती है। उसके दिमाग में 12 साल पुरानी वही काली रात घूमने लगती है। गोलियों की आवाज, माँ बाप के लाल रंग से सने चेहरे और काले ओवरकोट में खड़ा वो अनजान सा साया। उसी हादसे ने निमिषा की जुबान छीन ली थी। 10 साल की उम्र में जो लड़की खामोश हुई वह 22 साल की होकर भी उस रात के खौफ में अटकी रह गई। पूरी दुनिया के लिए वह पागल या दिमागी रूप से बीमार लड़की थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक ऐसा राज दबा था जो पूरे शहर के ताकतवर लोगों की नींद उड़ा सकता था। शहर का सबसे बेरहम, शातिर और अमीर लॉयर वीर शेखावत अपने शीशे के बड़े से कैबिन में खड़ा था। काले 3 पीस सूट में उसकी लंबाई, चौड़े कंधे और चेहरे की सख्त रंगत किसी को भी डराने के लिए काफी थी। उसकी आंखों में कोई जज्बात नहीं थे, सिर्फ जीत का जुनून था। उसका असिस्टेंट राघव फाइल हाथ में लिए घबराते हुए अंदर आता है। सर, कोर्ट ने 12 साल पुराने रायचंद मर्डर केस में आखिरी मौका दिया है। अगर 3 महीने के अंदर उस रात का चश्मदीद गवाही नहीं देता तो हमारे क्लाइंट को फांसी हो जाएगी। और सर, वो इकलौती गवाह निमिषा रायचंद है। वीर ने अपनी टेबल पर रखा विस्की का ग्लास उठाया और एक एक घूंट में खाली कर दिया। उसकी भारी रोबदार आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मुझे गवाह की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता राघव। वो लड़की चाहे जिंदा हो, पागल हो या बेजुबान, उसका इस्तेमाल करके मुझे यह केस जीतना है। राघव हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन सर, उसके रिश्तेदार उसे किसी से मिलने नहीं देते। वो कहते हैं कि वह लड़की पूरी तरह पागल है, कपड़ों की गुड़िया से बातें करती है और किसी इंसान का नाम सुनते ही चीखने लगती है। आप उससे सच कैसे निकलवाएंगे? वीर के होठों पर एक बहुत ही खतरनाक और ठंडी मुस्कान आई। उसने टेबल से अपनी कार की चाबी उठाई और अपना काला ओवरकोट पहना। वीर बोला, इंसान झूठ बोलते हैं राघव, लेकिन जो अपने ही दुनिया में खोए होते हैं उनके दिमाग की चाबी ढूंढना मेरा काम है। चलो रायचंद हवेली। वीर शेखावत जब रायचंद हवेली के भारी दरवाजे को पार करके अंदर दाखिल हुआ तो पूरा हॉल एक अजीब से सन्नाटे में डूबा था। निमिषा की चाची सुमित्रा वीर की हैसियत और पावर से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह बनावटी मुस्कान के साथ आगे आई। अरे वीर जी, आप अचानक हमारे घर धन्य हो गए। बैठिए, चाय कॉफी। वीर सपाट और ठंडे स्वर में बोला, मुझे चाय नहीं चाहिए मिसेस सुमित्रा, मुझे निमिषा रायचंद से मिलना है। सुमित्रा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराकर बोली, अरे, उस पागल लड़की से आप क्या मिलेंगे? 22 साल की हो गई है, लेकिन दिमाग 2 साल के बच्चे का है। दिन भर फर्श पर बैठकर एक गंदी सी गुड़िया को खाना खिलाती रहती है। किसी काम की नहीं है वो। इससे पहले कि सुमित्रा अपनी बात पूरी करती, हॉल के ऊपर वाले कमरे से कांच टूटने की जोरदार आवाज आई। साथ ही एक मासूम बिलखती हुई आवाज गूंजी, निमिषा की। नहीं, मेरी पिंकी को मत मारो। चाची जी, पिंकी को फेंक देगी, छोड़ो मुझे। वीर ने बिना सुमित्रा की तरफ देखे सीधे सीढ़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए।
सुमित्रा चिल्लाती रह गई, लेकिन वीर के लंबे और सख्त कदमों को कोई नहीं रोक सका। वीर ने कमरे का दरवाजा एक झटके में खोला। सामने का नजारा देखकर एक पल के लिए वीर के कदम वहीं थम गए। कमरे के कोने में जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़ों के बीच 22 साल की निमिषा बैठी थी। सफेद सलवार कमीज में उसकी मासूमियत किसी परी जैसी लग रही थी। बड़ी बड़ी भूरी आंखें, बिखरे हुए रेशमी बाल और गालों पर बहते मासूम आंसू। लेकिन उसके हाथों में वही फटी हुई गुड़िया पिंकी थी, जिसे वह अपने सीने से लगाई थी, मानो पूरी दुनिया उसकी दुश्मन हो। नौकर उससे गुड़िया छीनने की कोशिश कर रहा था। निमिषा डर के मारे कांप रही थी और उसकी आंखों में भयानक खौफ था। वीर की रोबदार आवाज गूंजी, हाथ पीछे हटाओ। नौकर डर कर पीछे हट गया। निमिषा ने सहम कर अपनी आंखें उठाई। उसने काले कपड़ों में खड़े इस लंबे, सख्त और अजनबी इंसान को देखा। वीर की आंखों में बाकी लोगों की तरह नफरत या तरस नहीं था, वहां सिर्फ एक अजीब सा ठहराव था। वीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपने महंगे सूट की परवाह किए बिना निमिषा के ठीक सामने जमीन पर अपने घुटने टेक दिए। निमिषा ने डर कर गुड़िया को और पीछे छुपा लिया। वह तोतली आवाज में कांपते हुए बोली, तो तुम भी पिंकी को मारने आए हो? पिंकी ने कुछ नहीं किया, पिंकी बहुत अच्छी है। वीर ने निमिषा की आंखों में देखा। 12 साल के करियर में हर मुजरिम को डराने वाले वीर शेखावत का सख्त दिल निमिषा की उस बेपनाह मासूमियत को देखकर अचानक एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वीर ने धीरे से अपनी जेब से एक साफ रुमाल निकाला और बिना निमिषा को डराए बेहद नजाकत से उसके गाल पर बहते आंसू पोंछे। वीर अत्यंत धीमी और भारी आवाज में बोला, तुम्हारी इस गुड़िया को कोई नहीं छुएगा जब तक मैं यहाँ हूँ। निमिषा ने रोना बंद कर दिया। उसने हिचकी लेते हुए अपनी गुड़िया पिंकी को वीर के मुंह के पास किया और फुसफुसाकर बोली, सच्ची? पिंकी बोल रही है, तुम गंदे अंकल नहीं हो, तुम बहुत बड़े हो। क्या तुम वीर हो? वीर के सख्त होठों पर पहली बार एक अनजानी हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे एहसास भी नहीं था कि जिस लड़की का इस्तेमाल वह अपना केस जीतने के लिए करने आया था, वही लड़की उसकी पूरी काली और रुखी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वीर जमीन से उठकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर जो थोड़ी बहुत नरमी निमिषा के सामने थी, वह पल भर में गायब हो गई। उसकी जगह वही पुरानी जानलेवा सख्ती ने ले ली थी। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। सुमित्रा अपनी नकली मुस्कान के साथ उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। वीर जी, आपने देख लिया ना, वह लड़की पूरी तरह पागल है, किसी काम की नहीं है। आप बेकार में अपना कीमती वक्त उस पर बर्बाद कर रहे हैं। वीर ने अपना काला ओवरकोट ठीक किया और सुमित्रा के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी गठीली काया और डरावनी खामोशी से सुमित्रा के पसीने छूटने लगे। वीर धीमी मगर बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोला, मिसेज सुमित्रा, वकील हूं मैं। चेहरों से झूठ पकड़ना मेरा पेशा है। वह लड़की पागल नहीं है, वह सदमे में है और आप लोग जिस तरह से उसके साथ बर्ताव कर रहे हैं, उस पर घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न के 10 केस एक साथ ठोक सकता हूँ। सुमित्रा घबराते हुए बोली, आप ये क्या कह रहे हैं वीर जी? हम तो उसकी देखभाल करते हैं। वीर बोला, देखभाल या उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने का इंतजार? मुझे सब पता है। अगले हफ्ते तक अगर निमिषा शेखावत मेंशन नहीं आई तो कोर्ट में रायचंद हवेली की नीलामी के कागजात आपके हाथ में होंगे। वीर बिना सुमित्रा के जवाब का इंतजार किए लंबे कदम भरता हुआ हवेली से बाहर निकल गया। सुमित्रा गुस्से और खौफ से थर थर कांपने लगी। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। वीर काले सूट में खड़ा था। उसके बगल में निमिषा बैठी थी, जिसने लाल रंग का एक बेहद सादा सा सूट पहन रखा था। उसके एक हाथ में वही कपड़े की गुड़िया पिंकी थी, जिसे उसने बहुत कसकर जकड़ रखा था। निमिषा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आसपास क्या हो रहा है। वह बार बार वीर के बड़े सख्त हाथों को देखती और फिर अपने गुड़िया के कान में फुसफुसाती। निमिषा तोतली आवाज में बोली, पिंकी, ये सब लोग इतने सारे कागजों पर क्या लिख रहे हैं? क्या ये हमें मिठाई देंगे? वीर ने अपनी नजर नीचे की और निमिषा के मासूम चेहरे को देखा। वह जानता था कि इस शादी के पीछे उसकी पहली वजह केस जीतना और निमिषा को गवाह बनाना था, लेकिन उस मासूम को सुमित्रा के जुर्म से बचाना भी अब उसके स्वाभिमान का सवाल बन चुका था।
वकील ने मैरिज सर्टिफिकेट आगे बढ़ाया। वीर ने बिना झिझक के अपने साइन कर दिए। वकील बोला, वीर जी, अब लड़के के दस्तखत चाहिए या फिर इसका अंगूठा लगा दीजिए। वीर ने स्टैम्प पैड लिया और निमिषा की छोटी सी उंगली पर स्याही लगाई। निमिषा ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया और मुंह बना लिया। निमिषा बोली, गंदा, मेरा हाथ काला कर दिया। पिंकी, देखो ये वीर कितना गंदा है। वीर के होठों पर एक हल्की सी अनजानी मुस्कान आई। उसने बहुत ही नजाकत से निमिषा का हाथ थामा, उसके अंगूठे को कागज पर लगाया और फिर तुरंत अपने जेब से साफ रुमाल निकालकर उसकी उंगली पोंछने लगा। वीर धीमी आवाज में बोला, अब तुम्हारा हाथ साफ है नीनू, और अब से कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। काली रोल्स रॉयस बंगले के बड़े से गेट के अंदर दाखिल हुई। निमिषा गाड़ी की खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी। इतना बड़ा घर, हरे भरे बगीचे और रंग बिरंगे फूल देखकर उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। वह गाड़ी रुकते ही पिंकी को गोद में लेकर बाहर कूद पड़ी। निमिषा ताली बजाते हुए बोली, वाह पिंकी, देखो देखो कितना बड़ा घर है, यहाँ हम छुपन छुपाई खेलेंगे। नौकर चाकर लाइन में खड़े थे। उन्होंने आज तक अपने सख्त और खौफनाक मालिक को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। सब हैरान थे कि यह मासूम सी लड़की उनके मालिक के साथ क्या कर रही है। वीर गाड़ी से बाहर निकला। उसने नौकरों को इशारा किया और निमिषा का छोटा सा सामान अंदर भिजवाया। वीर बोला, नीनो, अंदर चलो। निमिषा वहीं रुक गई। उसने अपना हाथ कमर पर रखे और वीर को घूरने लगी। निमिषा बोली, मैं नीनो नहीं हूँ, मेरा नाम निमिषा है और पिंकी का नाम पिंकी है। तुम हमें सही नाम से बुलाओ वरना हम अंदर नहीं जाएंगे। असिस्टेंट राघव और घर का केयर टेकर डर के मारे कांप गए। उन्होंने सोचा कि अब वीर सर का गुस्सा फूटेगा, लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। वीर ने गहरी सांस ली। वह निमिषा के सामने आया और अपने कोट की जेब में हाथ डालते हुए बोला, ठीक है निमिषा जी, क्या अब आप और आपकी मैडम पिंकी अंदर चलने की कृपया करेंगी? बाहर ठंड है। निमिषा ने वीर को देखा, फिर अपनी गुड़िया के कान के पीछे कुछ फुसफुसाया। निमिषा बोली, पिंकी कह रही है कि वीर अब अच्छा बच्चा बन रहा है, चलो चलते हैं। वीर ने अपना सिर पकड़ लिया। शहर का सबसे बड़ा वकील, जिससे बड़े बड़े जज और मुजरिम कांपते थे, आज एक 22 साल की मासूम लड़की और उसके कपड़े की गुड़िया के इशारे पर नाच रहा था। कमरा बहुत बड़ा और आलीशान था। निमिषा बिस्तर के बीचों बीच बैठी थी। उसने अपनी गुड़िया को अपने पास सुला रखा था और खुद उसके ऊपर चादर ओढ़ा रही थी। वीर अपने कमरे में फॉर्मल शर्ट की आस्तीनें चढ़ाए अंदर आया। उसके हाथ में गर्म दूध का ग्लास था। वीर बोला, यह दूध पियो और सो जाओ। निमिषा ने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। निमिषा बोली, नहीं, मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है, इसमें मलाई होती है, पिंकी भी नहीं पीती। वीर सख्ती से बोला, जिद मत करो निमिषा, चुपचाप इसे खत्म करो। निमिषा की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। वह सहम कर बिस्तर के कोने में सिमट गई और पिंकी को सीने से लगा लिया। निमिषा कांपती हुई आवाज में बोली, तुम भी डांट रहे हो? सब डांटते हैं। वीर को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और दूध का ग्लास साइड टेबल पर रखा। वह धीरे से बिस्तर के पास बैठा। उसने अपनी शर्ट की जेब से एक छोटी सी चॉकलेट निकाली, जो वह रास्ते में सिर्फ निमिषा के लिए खरीद कर लाया था। वीर नर्म स्वर में बोला, अगर तुम आधा ग्लास दूध पी लोगी तो यह पूरी चॉकलेट तुम्हारी। निमिषा ने अपने आंसू पोंछे और चॉकलेट की तरफ ललचाई नजरों से देखा। निमिषा बोली, सच्ची? आधी पिंकी को भी दोगे? वीर बोला, हाँ, आधी पिंकी की, आधी तुम्हारी। निमिषा ने तुरंत दूध का ग्लास उठाया और गटक गई। उसके होठों के ऊपर दूध की एक सफेद लकीर बन गई। वीर ने बिना कुछ कहे अपना रुमाल निकाला और बेहद प्यार से निमिषा के होठों को साफ किया। दोनों की नजरें एक पल के लिए मिली। निमिषा को वीर की आंखों में वही सुरक्षा और अपनापन दिखा जो उसे अपनी मां के जाने के बाद कभी नहीं मिला था। निमिषा ने मुस्कुराकर चॉकलेट ली और वीर के गाल पर अपने छोटे से हाथ से थपकी दी। निमिषा बोली, वीर, तुम बहुत अच्छे हो, अब पिंकी को डर नहीं लगता। वीर का सख्त दिल इस मासूम छुअन से पिघलने लगा था। वह समझ चुका था कि यह लड़की सिर्फ उसका केस नहीं, अब उसकी जिम्मेदारी और उसकी आदत बनती जा रही थी। सूरज की हल्की किरणें स्टडी रूम की बड़ी कांच की खिड़की से अंदर आ रही थी। वीर रात भर जगे रहने के बाद अपने भारी टेबल पर सिर टिकाए सोया हुआ था। उसके सामने दर्जनों कानूनी फाइलें, केस की रिपोर्ट्स और लैपटॉप खुला पड़ा था। अचानक कमरे की सिटकिनी खुलने की धीमी सी आवाज हुई। 22 साल की निमिषा
दबे पांव अंदर आई। उसके हाथ में वही पुरानी कपड़े की गुड़िया पिंकी थी। उसने सफेद रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी और उसके खुले बाल उसके पीठ पर बिखरे हुए थे। निमिषा ने वीर को सोते हुए देखा। वह चुपचाप रेंगते हुए टेबल के पास पहुंची। उसकी नजर वीर के चेहरे पर पड़ी। रात भर की थकान और माथे पर सिकुड़न साफ दिख रही थी। निमिषा गुड़िया से फुसफुसाकर बोली, पिंकी देखो, वीर सो रहा है, लेकिन इसके माथे पर गुस्सा अभी भी छपा हुआ है। चलो इसका गुस्सा भगाते हैं। निमिषा ने अपनी जेब से क्रेयॉन्स रंग निकाले। उसने पिंकी को लैपटॉप के कीबोर्ड पर बिठाया और खुद वीर की सबसे कीमती और सीक्रेट केस फाइल के पीछे रंग बिरंगे फूल और बटरफ्लाई बनाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने वीर के कोट की जेब से एक लाल रंग का गुलाब का फूल और गुड़िया का छोटा सा प्लास्टिक का कंघी डाल दिया। वीर की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने अपनी गर्दन को झटका दिया और काम शुरू करने के लिए सामने देखा। जैसे ही उसकी नजर अपनी फाइल पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लाखों रुपए के केस की जरूरी फाइल पर लाल, नीले और पीले रंगों से बचकाने चित्र बने हुए थे। वीर दहाड़ते हुए बोला, निमिषा। पूरे स्टडी रूम में वीर की कड़क आवाज गूंज उठी। बाहर खड़े नौकर डर के मारे थर थर कांपने लगे। निमिषा, जो कोने में बैठकर पिंकी के बाल बना रही थी, एकदम से चौंक गई। वीर का खौफनाक चेहरा देखकर उसकी आंखों में पल भर में आंसू भर आए। वह कांपते हुए अपनी गुड़िया को सीने से जकड़कर दीवार से सट गई। वीर गुस्से में फाइल लेकर उसकी तरफ बढ़ा। वीर सख्ती से बोला, यह क्या है? तुम्हें अंदाजा भी है कि यह सब फाइल कितनी इंपॉर्टेंट थी? तुमने सब बर्बाद कर दिया। निमिषा रोने लगी। उसकी हिचकियां बंद गई। वह कांपती हुई उंगली से गुड़िया की तरफ इशारा करने लगी। निमिषा बिलखते हुए बोली, मैंने नहीं किया, पिंकी ने कहा था। वीर उदास है, उसके लिए फूल बना दो। पिंकी गंदी है, मुझे मत डांटो। वीर का बढ़ता हुआ कदम वहीं थम गया। उसने देखा कि निमिषा डर के मारे अपने दोनों हाथ कानों पर रखकर जमीन पर सिकुड़ गई थी। उसकी मासूमियत और बेपनाह डर को देखकर वीर का सारा गुस्सा भाप बनकर उड़ गया। वीर ने एक लंबी सांस ली। वह जमीन पर निमिषा के बराबर बैठा और बहुत धीरे से उसके हाथों को उसके कानों से हटाया। वीर नरम आवाज में बोला, पिंकी ने कहा था। निमिषा ने रोते रोते अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। वीर बोला, ठीक है, तो फिर सजा पिंकी को मिलेगी। आज रात पिंकी को चॉकलेट नहीं मिलेगी। निमिषा ने तुरंत अपनी आंखें बड़ी बड़ी की और वीर का हाथ पकड़ लिया। निमिषा बोली, नहीं, पिंकी को सजा मत दो। वीर, पिंकी छोटी है, मुझे मुझे दे दो सजा। मैं दूध पी लूंगी। वीर निमिषा की इस नादानी और मासूमियत को देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। दूसरी तरफ एक काले शीशों वाली गाड़ी में शहर का एक जाना माना बिजनेसमैन और माफिया विक्रम सिंघानिया बैठा था। उसके सामने रायचंद हवेली की चाची सुमित्रा खड़ी थी। विक्रम सिगार का धुआं छोड़ते हुए बोला, तुम कह रही हो कि वीर शेखावत उस पागल लड़की को अपने घर ले गया है और उससे शादी भी कर ली? सुमित्रा बोली, हाँ सिंघानिया साहब, वीर ने मुझे धमकी दी है। मुझे लगता है कि वीर को उस गुड़िया पिंकी और उस 12 साल पुराने कत्ल के राज के बारे में कुछ भनक लग गई है। विक्रम के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आई। विक्रम बोला, वीर शेखावत चाहे जितना बड़ा वकील बन जाए, उस लड़की का दिमाग 8 साल के बच्चे का है। उस गुड़िया के अंदर जो चिप छुपी है, अगर वो वीर के हाथ लग गई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। उस लड़की को रास्ते से हटाना होगा, चाहे इसके लिए मुझे वीर शेखावत की हवेली में आग ही क्यों न लगानी पड़े। सूरज ढल रहा था और ठंडी हवाएं चल रही थी। निमिषा बगीचे में झूले पर बैठी अपनी गुड़िया को झुला रही थी। वीर दूर खड़ा होकर अपने फोन पर काम कर रहा था, लेकिन उसकी एक नजर लगातार निमिषा पर ही थी। अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। निमिषा कांप उठी। वीर ने अपना फोन जेब में रखा। वह चलकर निमिषा के पास आया और अपना भारी गर्म ओवरकोट उतारकर निमिषा के कंधों पर डाल दिया। कोट निमिषा के लिए बहुत बड़ा था, जिससे वह पूरी तरह ढक गई थी। निमिषा ने वीर के ओवरकोट को सूंघा। उसमें से वीर की हल्की सी परफ्यूम और वेनिला की खुशबू आ रही थी। निमिषा मुस्कुराते हुए बोली, वीर, तुम्हारा कोट तो बहुत गर्म है, जैसे जैसे मम्मा का कंबल होता था। वीर ने घुटनों के बल बैठकर निमिषा के बालों को उसके चेहरे से हटाया। उसकी आंखों में अब उस केस को जीतने का लालच नहीं था, बल्कि सिर्फ इस मासूम लड़की को इस पूरी जालिम दुनिया से बचाकर रखने का एक अटूट संकल्प था। वीर गंभीर आवाज में बोला, जब तक यह कोट तुम्हारे कंधों पर है नीनो, दुनिया का कोई भी ठंड
कोई भी खौफ तुम्हें छू नहीं सकता, यह मेरा वादा है। निमिषा ने अपनी मासूम मुस्कान के साथ वीर के गाल पर अपने छोटे से हाथ रखे और कहा। निमिषा बोली, पिंकी कह रही है वीर अब हमारा सच्चे वाला रक्षक है। वीर ने मुस्कुराकर निमिषा का हाथ थाम लिया। दोनों को अंदाजा नहीं था कि आने वाले तूफान इनके कितने करीब पहुंच चुका है। आसमान में काले बादल घिरे थे और मध्यम बारिश हो रही थी। मैंशन के पीछे की ऊंची दीवारों के पास दो संदिग्ध नकाबपोश आदमी आकर रुकते हैं। उनके हाथों में हथियार और एक छोटा सा डिब्बा था। विक्रम सिंघानिया का शार्प शूटर अपने साथी को इशारा करता है। शार्प शूटर दबी आवाज में बोला, याद रहे विक्रम साहब का सख्त हुक्म है, हमें सिर्फ उस लड़की के हाथ से वो पुरानी गुड़िया पिंकी छीननी है। अगर लड़की बीच में आए या चीखे तो उसे हमेशा के लिए खामोश कर देना, लेकिन वीर शेखावत को खबर नहीं लगनी चाहिए। दोनों बड़ी चालाकी से सिक्योरिटी कैमरों की नज़र से बचते हुए मेंशन की बाउंड्री वाल फांद कर अंदर दाखिल हो जाते हैं। कमरे में सिर्फ नाइट लैंप की हल्की नीली रोशनी चल रही थी। निमिषा बेड पर सो रही थी, लेकिन उसकी नींद कच्ची थी। उसके एक हाथ में पिंकी थी। अचानक खिड़की का शीशा बाहर से हल्का सा खटखटाया। निमिषा की आंखें तुरंत खुल गई। उसने सहम कर अपने आसपास देखा। वीर कमरे में मौजूद नहीं था। वह नीचे अपने स्टडी रूम में किसी अर्जेंट केस फाइल पर काम कर रहा था। बिजली कड़की और खिड़की के पार निमिषा को दो लंबे काले साए दिखाई दिए। निमिषा का दिल तेजी से धड़कने लगा। 12 साल पुरानी वही खौफनाक रात उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। निमिषा थरथराती और तोतली हुई आवाज में बोली, पिंकी देखो बाहर कौन है? वो काले साहब फिर से आ गए। वीर कहाँ है? इससे पहले कि निमिषा चीख पाती, बैल्कनी का कांच का दरवाजा धीरे से खुला और दोनों नकाबपोश अंदर दाखिल हो गए। नकाबपोश गुंडे को देखकर निमिषा बेड से पीछे की तरफ हटने लगी। पहला गुंडा घूरते हुए बोला, चुपचाप वो गुड़िया हमारे हवाले कर दे लड़की, वरना तेरी जान ले लेंगे। निमिषा ने रोते हुए गुड़िया को अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। वह एक 22 साल की डरी हुई मासूम बच्ची थी, लेकिन अपनी पिंकी को बचाने के लिए वह चट्टान की तरह अड़ गई। निमिषा चीखते हुए बोली, नहीं, पिंकी को मत हाथ लगाओ, वीर बचाओ। एक गुंडे ने आगे बढ़कर निमिषा का हाथ झटके से मरोड़ा और पिंकी को छीनने की कोशिश की। निमिषा दर्द से करहा उठी और उसने गुंडे के हाथ पर जोर से काट लिया। गुंडा दर्द से चिल्लाते हुए बोला, साली पागल लड़की। गुंडे ने गुस्से में अपना चाकू निकाला और निमिषा पर हमला करने ही वाला था कि तभी कमरे का भारी दरवाजा किसी तूफान की तरह खुला। सामने खड़ा था वीर शेखावत। अपनी पत्नी और उसकी चीख सुनकर वीर की आंखों में खून उतर आया था। उसका चेहरा किसी दरिंदे जैसा खौफनाक लग रहा था। वीर ने एक पल की भी देरी नहीं की। वह बिजली की गति से आगे बढ़ा और चाकू वाले गुंडे की कलाई पकड़कर उसे उल्टी तरफ मरोड़ दिया। गुंडे की चीख पूरे मेंशन में गूंज उठी और चाकू फर्श पर गिर गया। वीर ने उस गुंडे को गले से दबोचा और जोर से दीवार पर दे मारा। दूसरे गुंडे ने वीर पर हमला करना चाहा, लेकिन वीर ने उसे एक जोरदार किक मारकर बालकनी के कांच पर फेंक दिया। कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए। वीर ने दोनों गुंडों को अधमरा कर दिया। उसकी पॉजिटिवनेस और गुस्सा इस कदर बेकाबू हो चुका था कि वह उन्हें जान से मारने ही वाला था। वीर दहाड़ते हुए बोला, मेरी बीवी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? दूसरी तरफ बेडरूम के कोने में निमिषा फर्श पर सिकुड़ी हुई कांप रही थी। उसकी कलाई पर लाल निशान पड़ गए थे। वीर ने गुंडों को अपने गार्ड्स के हवाले किया और भागकर निमिषा के पास आया। वीर की सांस तेज चल रही थी और हाथ कांप रहे थे। आज पहली बार इतने बड़े वकील वीर शेखावत को किसी को खोने का खौफ महसूस हुआ था। वीर घुटनों के बल गिरा और उसने निमिषा को अपनी चौड़ी छाती से कसकर लगा लिया। वीर हाफते हुए बेहद भावुक होकर बोला, नीनो, तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो, मैं देर से आया। तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? निमिषा ने वीर के सूट को अपने छोटे छोटे हाथों से जकड़ लिया। उसने अपना सिर वीर के सीने में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। निमिषा हिचकियां लेते हुए बोली, वीर, वो पिंकी को मार रहे थे,
मुझे बहुत डर लग रहा था वीर। वीर ने निमिषा के बालों में अपनी उंगलियां फेरी और उसके माथे को बहुत प्यार से चूम लिया। उसने निमिषा की कलाई के लाल निशान को देखा और उसकी आंखों में खतरनाक आग जलने लगी। वीर अपने मन में प्रतिज्ञा लेते हुए बोला, जिसने भी तुम्हारी आंखों में ये आंसू लाए हैं नीनो, मैं उस विक्रम सिंघानिया का नामो निशान मिटा दूंगा। अब तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी रूह हो। जब वीर शेखावत जैसा बेरहम वकील किसी को अपनी रूह मान ले, तो क्या माफिया विक्रम सिंघानिया की यह साजिश उसके पॉजिटिव प्यार के आगे टिक पाएगी? आखिर उस कपड़े के गुड़िया पिंकी में ऐसा कौन सा खौफनाक राज छुपा है जिसके पीछे पूरा शहर पड़ा है? कमेंट में बताइए, क्या वीर अपने इस मासूम नीनो को आने वाले तूफान से बचा पाएगा? अगर आप आगे की कहानी के लिए बेताब हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। धन्यवाद।